दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। मैं हूं केवल आपके सामने। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के आधार पर मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के ऊपर। कौन से प्रश्न हैं, कौन सी जगहें चर्चा पे हैं, इस पर हम देखते हैं हमारे पहले अभ्यास प्रश्न से, जो कि हमने पिछले सप्ताह आपसे पूछा था। यह अफ्रीकी महाद्वीप के भूमध्य सागर के तट पर स्थित देशों में सबसे छोटा है। देखिए, सारे स्टेटमेंट को हम थोड़ा थोड़ा करके तोड़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? अफ्रीकी महाद्वीप के भूमध्य सागर के तट पर स्थित देशों में सबसे छोटा है। तीन बातें निकल के आई: अफ्रीकी महाद्वीप, भूमध्य सागर और सबसे छोटा। साथ ही इस देश में अफ्रीका महाद्वीप का उत्तरतम बिंदु भी है। तो यह भी अपने आप में बड़ी बात है कि पूरे महाद्वीप का सबसे उत्तरतम बिंदु है। यह इटली के एक प्रमुख द्वीप सिसिली के सबसे नजदीक का अफ्रीकी देश है। इटली का देश है, इटली यूरोप का है और यूरोप का ही एक द्वीप है, यानी कि इटली का वह द्वीप है, नाम है सिसिली, और इसके पूर्व में है गेप्स की खाड़ी। तो आपको बताना है किस देश के संदर्भ में यह आपको सही प्रतीत होता है: लीबिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और सीरिया। चलिए नक्शे पर देखते हैं। नक्शे पर आप देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप के हमें उत्तर में जाना होगा, क्योंकि मेडिटेरियन सी यहां पर आपको दिखाई देगा, भूमध्य सागर। कौन कौन से देश आपको दिख रहे हैं? मोरक्को दिख रहा है, अल्जीरिया दिख रहा है, ट्यूनीशिया दिख रहा है, लीबिया दिख रहा है, इजिप्ट दिख रहा है। लेकिन हमें देखना है जो शर्तें बताई गई हैं उसको सबसे बेहतर तरीके से कौन आगे लेकर जा रहा है। तो इसमें सबसे बेहतर तरीके से हमें दिखता है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया क्यों दिखता है? एक तो देखिए, मोरक्को हो, चाहे अल्जीरिया हो, चाहे लीबिया हो, चाहे इजिप्ट हो, इन सब में सबसे छोटा यही है। उसके बाद जो इटली का द्वीप है सिसिली, उसके सबसे पास में भी यही है। बाकी आप देखिए तो लीबिया दूर पड़ेगा, इसके अलावा अल्जीरिया भी दूर पड़ेगा, लेकिन ट्यूनीशिया पास पड़ेगा। उसके बाद देखिए, इसके पूर्व में गल्फ ऑफ गेप्स भी है, जो हमने कहा था। उसके अलावा सबसे इसका अफ्रीका का उत्तरी बिंदु यहीं पर है, इस जगह पर मौजूद है, और यह ट्यूनीशिया में ही है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ट्यूनीशिया सही उत्तर है। अब वह कौन सी जगह है? यहां पे देखिए, रास बेन सक्का, ये क्या है? सबसे उत्तरी पॉइंट है पूरे अफ्रीका महाद्वीप का, और यह कहां पर है? ट्यूनीशिया में है। तो यह एक अलग से जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल। यह सवाल जुड़ा हुआ है जिस खबर से। पहले खबर देखिए, भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओपेक बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बीच ऊर्जा वार्ता के तहत छठी उच्च स्तरीय बैठक ऑस्ट्रिया की वियना में स्थित ओपेक के सचिवालय में आयोजित की गई। तो एक बात यहां पे आपको पता चली क्या सवाल में, कि जो उच्च स्तरीय बैठक हुई ओपेक की, ऑस्ट्रिया के वियना में हुई। और वियना में क्यों हुई? क्योंकि वियना में ही ओपेक का सचिवालय है। चलिए, अब यहां से सवाल क्या बनता है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि ओपेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। ओपेक के सदस्य देश खनिज तेल के वैश्विक उत्पादन में 3/4 से अधिक का योगदान देते हैं। ओपेक के सदस्य देश 4 महाद्वीपों में फैले हुए हैं। उसके अलावा ओपेक के सर्वाधिक सदस्य अफ्रीका महाद्वीप से संबंध रखते हैं। आपको बताना है कौन कौन से कथन सही नहीं है। 1 और 2, 1, 2 और 3, 1 और 3, 2 और 3। चलिए देखते हैं। तो पहले हम स्टेटमेंट में अगर जाएं तो यहां पे 3/4 से अधिक का योगदान जो बताया गया है खनिज तेल के वैश्विक उत्पादन का, देखिए भंडारण की बात नहीं की गई है, उत्पादन की बात कही गई है। तो इसका तो पहले से यही समझ लीजिए कि 3/4 नहीं है, सिर्फ 30% है। ये तथ्य की जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। ओपेक का जो दावा हो, चाहे वो कितना भी ज्यादा हो, लेकिन 3/4 फिर भी नहीं है। उसके बाद ओपेक के सदस्य देश 4 महाद्वीपों में फैले हुए हैं कि नहीं है, और ओपेक के सर्वाधिक सदस्य अफ्रीका महाद्वीप से संबंध रखते हैं कि नहीं है, ये हमें देखना होगा। लेकिन हमें फिलहाल के लिए पता चल गया कि पहला स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। देखिए, अब आपके सामने विश्व मानचित्र पर ओपेक देश दिखाई दे रहे हैं। इनकी कुल संख्या है 13 देश। कुछ देश ऐसे हैं जो अब सदस्य नहीं रह गए हैं, यहां पर उनका नाम भी लिखा हुआ है, जैसे कि इक्वाडोर है, कतर है और इंडोनेशिया है। तो इक्वाडोर, कतर और इंडोनेशिया अब इसके सदस्य नहीं है। उसके बावजूद अभी कितने हैं? 13 हैं। और हेडक्वार्टर हमने पहले ही बता दिया था, वियना में है। उसके अलावा अन्य जो प्रमुख जानकारी है उसमें आप देखिए, जो सवाल में बात कही गई है कि सबसे ज्यादा देशों की बात हुई है ना,
सदस्य देश 4 महाद्वीपों में फैले हुए हैं और सर्वाधिक दक्षिण अफ्रीका में, चलिए सॉरी अफ्रीका में। तो आप देखिए, एक तो हमारे सामने आ गया एशिया, एक आ गया हमारे पास अफ्रीका, एक आ गया हमारे पास दक्षिण अमेरिका, तो यह तो 3 ही हुए। तो ऐसे में यह जो 4 महाद्वीपों की बात थी यह भी गलत है। अब तीसरा स्टेटमेंट देखिए, इसमें कहता है कि सर्वाधिक सदस्य अफ्रीका से हैं, तो क्या हैं? बिल्कुल दिखते हैं। देखिए 5 तो हैं एशिया से, कुवैत, इराक, ईरान, यूएई और सऊदी अरब, ये सारे यहीं पे हैं, और यहां पे कुवैत छोटा सा। लेकिन आप देखें दक्षिण अमेरिका में एक ही है, वेनेजुएला, बहुत बड़ा भंडार है यहां पे। सबसे ज्यादा इसके अलावा 5 और एक 6 के बाद 7 देश बचते हैं, वो आपको मिलेंगे अफ्रीका में। उत्तर की तरफ सबसे उत्तर में है अल्जीरिया और लीबिया अफ्रीका में, उसके बाद नाइजीरिया जो यहां पर है, फिर इक्वेटोरियल न्यू गिनी यहां पर है, फिर उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यहां पर है, फिर गैबोन आपको यहां पर दिखाई देगा और अंगोला आपको यहां पर दिखाई देगा। यहां पे एक नाम देखिए, इक्वेटोरियल गिनी है, ये इस जगह पर मौजूद है। इक्वेटोरियल गिनी के नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। इक्वेटोरियल अगर इसके नाम में है, इसका मतलब ये नहीं कि यह इक्वेटर पे मौजूद है, इक्वेटर पे स्थित नहीं है यह देश। तो कभी आगे इससे जुड़ा हुआ सवाल आए तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो हमने देखा कि ये तीसरा स्टेटमेंट है वह सही है कि सर्वाधिक सदस्य तो अफ्रीका महाद्वीप से हैं। पहला दूसरा गलत है, और हमें बताना कितना क्या था, कौन सा सही नहीं है। तो पहला और दूसरा, यानी कि ए हमारा हो गया इसमें जवाब, जो बताता है कि पहला और दूसरा कथन सही नहीं है। अब आगे देखिए, अगला सवाल है, हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संगठन नाटो किस लिए स्टैब्लिश किया गया था? जो सोवियत संघ है उसके विपक्ष में नाटो था। तो यहां पे देखिए, रूस के समझौते से बाहर निकलने के जवाब में यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र बलों पर संधि के औपचारिक निलंबन की घोषणा की है, जो एक प्रमुख शीत युद्ध युगीन सुरक्षा संधि है। अब इसी से जुड़ा हुआ सवाल देखिए क्या है, उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके सदस्य केवल उत्तरी अमेरिका और यूरोप से संबंधित हैं, पहला। फिर उसके बाद रूस का कोई भी पड़ोसी देश इस संगठन का सदस्य नहीं है। ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड इसके संस्थापक सदस्य हैं। और फिर डी देखिए, यूरोप में कम से कम 5 देश वर्तमान में इस संगठन के सदस्य नहीं है। आपको बताना क्या है, कौन सा कथन सही है। तो यहां पर सही नहीं है, और सही है में हमेशा कंफर्म रहिएगा। तो सही है पूछ रहा है, सीधे सीधे बताना है। तो चलिए देख लेते हैं शुरुआत में कि अमेरिका और यूरोप से ही संबंधित है क्या। विश्व के मानचित्र पर जहां जहां पर यह नीला रंग आपको दिखाई देता है, जिन जिन देशों को आप समझ पा रहे हैं, जिस महाद्वीप को समझ पा रहे हैं, वो सारे के सारे ब्लू कलर में जो है वो कौन से हैं? वे हैं नाटो के सदस्य। अब यहां पे आपको मिलेगा उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। एशिया किस तरह से है उसको समझते हैं, लेकिन पहले हम कुछ और स्टेटमेंट को देख लेते हैं। तो यहां पे पहला स्टेटमेंट जो हमारा, ये तो गलत है। रूस का कोई भी पड़ोसी देश इस संगठन का सदस्य नहीं है। क्या ऐसा है? तो देखिए, हमें रूस के पड़ोसी देश मिलेंगे जो हमें सदस्य दिखाई देंगे। आपका ये रूस है, यहाँ पे देखिए फिनलैंड दिखता है, एस्टोनिया दिखता है, और लातविया दिखता है, ये सब पड़ोसी हैं। इसका मतलब कि यह स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड इसके संस्थापक सदस्य हैं। अब ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड इसके सदस्य हैं भी कि नहीं, पहले ये देखिए। अब यहां पे आप देखिए, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड इसके सदस्य हैं ही नहीं। लिंचेस्टाइन इसका सदस्य नहीं है। इसके अलावा सर्बिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, आयरलैंड और इसके अलावा बोस्निया हर्जेगोविना, ये सारे के सारे वो देश हैं जो सदस्य नहीं हैं। लेकिन बोस्निया हर्जेगोविना और स्वीडन एक ऐसे देश हैं जो अभी प्रक्रिया में है, शामिल होने की प्रक्रिया में है, एप्लीकेशन इन्होंने दे दिया है। तो बोस्निया हर्जेगोविना और स्वीडन तो प्रक्रिया में है, लेकिन बाकी तो बिल्कुल नहीं, और ये 5 से तो ज्यादा ही हैं। इसका मतलब हमारा जो डी स्टेटमेंट है वह सही दिखाई देता है। इसमें नाटो की सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो 31 है। चलिए अब आगे आप देखें, 2 हमने सदस्य देशों की संख्या देखी थी, हमने अभी नाटो की देखी है, उसके पहले एक और संगठन था उसका देखा। अब यहां पे जो हमने बात की थी एशिया है कि नहीं है, तो आप टर्की को देख लीजिए। टर्की का यूरेशियन देश है और इसका एक बड़ा हिस्सा एशिया में भी आता है, इस वजह से हम एशिया में
कह सकते हैं कि नाटो मौजूद दिखाई देता है। चलिए अगला सवाल, हाल ही में साइप्रस गोपनीय जांच से साइप्रस में अपतटीय संस्थाओं और भारत में धनी व्यक्तियों से उनके संबंध से जुड़ी वित्तीय गतिविधियों का एक जटिल नेटवर्क सामने आया है जो इसके टैक्स हेवन होने की ओर इशारा करता है। मतलब कि साइप्रस का इस्तेमाल भारत के लोगों के द्वारा, कुछ अमीर लोगों के द्वारा टैक्स को बचाने के लिए किया जा रहा है, कुछ ऐसी गतिविधियां दिखाई दी हैं। उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करके कि भूमध्य सागर में स्थित द्वीपीय देशों में साइप्रस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। पहली बात क्या पता चली कि भूमध्य सागर की बात बता रहा है कि भूमध्य सागर में है साइप्रस और द्वीपीय देशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। दूसरा स्टेटमेंट है साइप्रस की राजधानी निकोसिया एथेंस की तुलना में बेरूत के अधिक निकट है। तीसरा है भूमध्य सागर में स्थित द्वीपों में साइप्रस दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। आपको बताना है उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। तो यहां पे सीधे सीधे पूछ लिया है कितने कथन सही हैं। तो चलिए हम देखते हैं, एक सही है, केवल दो है, सभी तीन हैं, या तो कोई भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा साइप्रस के बारे में कि साइप्रस है कहां पे। भूमध्य सागर आप देख रहे हैं, अब भूमध्य सागर में आपको साइप्रस दिखाई देगा यहां पर। इसके अलावा एक और देश है माल्टा, लेकिन जो बड़ा देश है द्वीपीय देश वो साइप्रस ही है। आपको सिसिली भी दिखाई देगा, सार्डिनिया भी दिखाई देगा, लेकिन सिसिली और सार्डिनिया देश नहीं है, किसी देश का हिस्सा है। इससे आपको पता ही है, अभी हमने पिछले सवाल में बात किया था सिसिली के बारे में कि इटली का हिस्सा है, इटली का ही है क्षेत्र। लेकिन साइप्रस और माल्टा अपने आप में देश हैं, द्वीपीय देश हैं, और जिसमें साइप्रस बड़ा है। अब देखिए, एक तो हमें पता चला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा, साइप्रस की राजधानी निकोसिया एथेंस की तुलना में बेरूत के अधिक निकट है। तो चलिए देखते हैं। अब यह जो साइप्रस है और यहां पे एथेंस है और बेरूट है, तो आप देखिए ज्यादा पास किसके है, बेरूट के पास है। एथेंस काफी ज्यादा दूर पड़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइप्रस की राजधानी निकोसिया जो है एथेंस की तुलना में बेरूट के अधिक है निकट, यह बात सही है। उसके बाद तीसरा है भूमध्य सागर में स्थित द्वीपों में साइप्रस दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो क्या ऐसा है दूसरा सबसे, यहां देश की बात नहीं है। अब यहां पे हमें सिसिली और सार्डिनिया को भी महत्व देना होगा। क्या सिसिली और सार्डिनिया और साइप्रस इनमें से कौन बड़ा है, इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब देश की बात नहीं हो रही। तो देखिए, सार्डिनिया और सिसिली का क्षेत्रफल साइप्रस की तुलना में लगभग 2.5 गुना बड़ा है। तो 2.5 गुना बड़ा है मतलब सीधे सीधे कि रेस में यह तीसरे नंबर पे, इसलिए नंबर देखिए लिखा है, पहले नंबर पे सिसिली है, लगभग 26,000, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, राउंड में 26,000 के आसपास वर्ग किलोमीटर, और ये 24, और ये उसके अलावा 9,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास ऐसा कुछ है। तो यहां पर तीसरे नंबर पे हमें दिखाई देता है। तो इसका मतलब जो हमारा स्टेटमेंट है दूसरा सबसे बड़ा, वह गलत हो गया। कितने यहां पर सही हैं, केवल 2 सही हैं यहां पे। अगला देखिए, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान रक्षा मंत्रियों की 10वीं मीटिंग प्लस ADMM प्लस जिसको बोला जाता है उसमें भाग लिया। किसने भाग लिया है, भारत के रक्षा मंत्री ने। कौन है रक्षा मंत्री, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखिए निम्नलिखित में से कितने आसियान प्लस में शामिल हैं, आपको यह बताना है। हमें पता तो हो कि आसियान में कितने सदस्य हैं। पहले देख लेते हैं प्रश्न, फिर उसके बाद देखते हैं। कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, मैक्सिको है, पापुआ न्यू गिनी है और ब्राजील है। 6 यहाँ पे देशों के नाम आते हैं और आपको कूट का चुनाव करके बताना है कि कितने आसियान प्लस में शामिल हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4। चलिए अब देखते हैं नक्शे पर, हमें पता चल जाएगा कि कितने आसियान प्लस में देश हैं। आसियान देशों की संख्या है 10। उसके अलावा 8 उसके डायलॉग पार्टनर हैं, जिसको हम बोलते हैं संवाद साझेदार। तो डायलॉग पार्टनर को मिला करके जो उसके सदस्य हैं 10 और डायलॉग पार्टनर मिला के होते हैं 18। इसी को हम कहते हैं, जो यहां पर आपने प्रश्न में देखा है, 10वीं मीटिंग प्लस ADMM प्लस। जो है ADMM प्लस क्या है, जिसको हम आसियान प्लस कहते हैं, यही है ये सारे देश, 10 + 8। तो ऐसे में 8 देश जो हैं उसमें से हम देखते हैं कौन कौन से देश हैं। तो एक तो हमें यहां पर यूनाइटेड स्टेट दिखाई देता है नॉर्थ अमेरिका में, उसके अलावा रशिया भी दिखाई देता है, चाइना भी दिखाई देता है, इंडिया भी दिखाई देता है, साउथ कोरिया भी दिखाई देता है, जापान भी दिखाई देता है,
ऑस्ट्रेलिया भी दिखाई देता है और न्यूजीलैंड भी दिखाई देता है। देखिए कितने देश हो गए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, चीन, इंडिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट, ये हो गए हमारे 8 देश। और ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए इस सवाल में थोड़ी सी कुछ और जानकारी है कि कभी आपको डाउट ना होने पाए। ये जो आसियान प्लस आप देखते हैं उसमें एक तरफ अमेरिका भी साथ में दिखता है, उसी के साथ साथ रूस भी दिखता है, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर दिखाई देते हैं। उसी के साथ साथ चीन भी दिखाई देता है और भारत भी दिखाई देता है एक ही प्लेटफॉर्म पे। साउथ कोरिया भी दिखाई देता है, जापान भी दिखाई देता है। ये सारे देश, इनका आपस में किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ विवाद चलता ही रहता है। इधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है, शांति से रहते हैं, यहाँ पर भी मौजूद हैं। अब उसके अलावा जो बाकी देश हैं, म्यांमार है, लाओस है, वियतनाम है, फिलीपींस है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, कंबोडिया है। तो हो गए 10 + 8 जो डायलॉग पार्टनर हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमें यहाँ पर जो विकल्प मिलते हैं उसमें एक तो ऑस्ट्रेलिया हमें दिखाई दिया था और दूसरा हमें कौन दिखाई दिया था, न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यानी कि 2 और 3 ऐसे हैं जो आसियान प्लस में हमें दिखाई देते हैं, यानी कि कुल कितने हो गए, 2, केवल 2 सही उत्तर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में मानवीय मामलों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के ऐतिहासिक सूखे के बाद सोमालिया और पूर्वी अफ्रीका के पड़ोसी देशों में हजारों व्यक्तियों को बेघर करने वाली बाढ़ को सदी में एक बार होने वाली घटना के रूप में वर्णित किया गया है। इसी वजह से यह जगह चर्चा में आ जाती है और निम्नलिखित कथनों पर विचार करके आपको बताना है कि अफ्रीकी मुख्य भूमि का सबसे पूर्वी भाग, जिसे हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। क्या यह बात सही है? चलिए देख लेंगे। इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। देखिए ये बहुत रिजिड कमेंट नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि केवल यही देश शामिल है। इसमें आप धोखा मत खाइएगा कि आप जल्दी जज्बाती होकर फैसला ले लें कि यह स्टेटमेंट सही है या गलत है। केवल बोला होता या सिर्फ यही देश है तो हमें पता चलता, इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो चलिए अभी देख लेंगे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के क्षेत्र में मिश्रित स्थलाकृतियों के साथ अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है और यह क्षेत्र विश्व के कुछ व्यस्तम जलमार्गों में से एक के निकट स्थित है। अब आपको बताना है कितने कथन इसमें सही हैं, 1 है, 2 है, 3 है या सभी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम नक्शे पर देखते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका आपको कहां दिखाई देता है। अफ्रीका के नक्शे पर यह एक आप रेखा खींची हुई दिख रहे हैं, इसके दाईं ओर, इसके पूर्व की तरफ जितने देश हैं वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देश। इसमें आप देखेंगे तो आपको इरिट्रिया भी दिखाई देगा, जिबूती भी दिखाई देगा, इथोपिया भी दिखाई देगा, सोमालिया भी दिखाई देगा। अभी और भी हैं, लेकिन ये 4 वैसे देश हैं जो पूरी तरह से अफ्रीका में, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में पूरा क्षेत्र, इनका भौगोलिक क्षेत्र दिखाई देता है। लेकिन सूडान, साउथ सूडान और उसके अलावा केन्या जो है उसका कुछ हिस्सा देखिए, केन्या का इस सीमा के अंदर की तरफ दिखाई देता है। साउथ सूडान का भी कुछ हिस्सा हमें दिखाई देता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, और सूडान का भी कुछ हिस्सा, ये वाला क्षेत्र हमें हॉर्न ऑफ अफ्रीका में दिखाई देता है। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि ये सारे देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है कि नहीं है तो सही होगा। अगर कह दे ये सारे देश पूरी तरह से हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पूरी तरह से कौन है, हमने पहले ही देख लिए हैं, सूडान, साउथ सूडान और केन्या पूरी तरह से नहीं है, लेकिन हैं जरूर। अब यहाँ पे जो ऑप्शन में हमने देखा इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती की बात कही गई थी, तो वो यहाँ पे हैं इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, तो बिल्कुल ये है। तो इसका मतलब दूसरा वाला सही हो गया और पहला वाला भी सही है। तीसरा देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के क्षेत्र में मिश्रित स्थलाकृतियों के साथ अर्धशुष्क जलवायु पाई जाती है। 2 बातें हमें प्रूव करनी होंगी, पहली कि मिश्रित स्थलाकृति है कि नहीं है, और दूसरा अर्धशुष्क जलवायु है कि नहीं है। चलिए पहले हम देखते हैं स्थलाकृतियां किस किस प्रकार की हैं। मिश्रित का मतलब यह है कि अलग अलग चीजें होनी चाहिए, मैदान भी हो, पठार भी हो, पर्वत भी हो। तो क्या हमें ऐसा दिखाई देता है? हमें बिल्कुल दिखाई देता है। हमें यहाँ पे दिखाई देता है जो भ्रंश, जो सबसे बड़ी ग्रेट रिफ्ट वैली है, उसका सबसे उत्तरी हिस्सा यहीं पर मौजूद है। इसके अलावा हमें एक और क्या दिखाई देता है, इथोपियन हाईलैंड भी दिखाई देता है। इसके अलावा हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सोमाली पेनिनसुला भी है। इसके अलावा यहाँ पे मैदान का क्षेत्र भी है। तो ये सारे के सारे हमें बताते हैं कि यहाँ पर काफी अलग अलग चीजें हैं।
तो यह एक मिश्रित है। लेकिन अब दूसरी बात क्या हो गई, अर्धशुष्क जलवायु है कि नहीं है। चलिए, अर्धशुष्क जलवायु है कि नहीं, इसको भी देखने के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प हैं। ये थोड़ा सा और अच्छे से देख सकते हैं। जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के देशों की बात हुई थी, तो कैसे हमें दिखाई देता है कि सूडान, साउथ सूडान और केन्या का कुछ पार्ट हमने देखा था नहीं है, लेकिन उसके अलावा जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया पूरी तरह से हॉर्न ऑफ अफ्रीका में है। फिलहाल के लिए अब हम वहीं बढ़ते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि वह क्षेत्र शुष्क अर्धशुष्क में है या नहीं है। देखिए, सीधे सीधे स्टेटमेंट के हिसाब से हमें अपने आप को प्रूव करना होगा कि ऐसा है कि नहीं है। अर्धशुष्क की बात की गई है। चलिए, अब हमें यहां पर इस नक्शे पर देखें, और ये हमारा हॉर्न ऑफ अफ्रीका है। आप देखेंगे तो येलो कलर दिखाई दे रहा है। येलो कलर का मतलब क्या है, डेजर्ट है यहां पे। दूसरी बात और क्या है इसमें कि यहां पर स्टेपी घास का मैदान मिलेगा। स्टेपी कहां मिलेगा, जो अर्धशुष्क क्षेत्र है वहीं पर स्टेपी मिलेगा आपको। आप देखिए यहां पे ग्रास विथ श्रब्स देखें तो हमें कहां पे दिखाई देता है, हमें यहीं पर दिखाई देता है। ये जो पिंक कलर में आप देख रहे हैं, इसका मतलब कि घास और झाड़ियां यहां पर हैं। और घास और झाड़ियां कहां पे होंगी, ये होगी अर्धशुष्क क्षेत्र में ही। इसका मतलब यहाँ पे अर्धशुष्क है। उसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो भी यहाँ पर बहुत कम है। ये आप देखें सबसे लाइट कलर में है, और सबसे लाइट कलर यहाँ की बिलो 2 है, यानी कि 2 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे मौजूद हैं। थोड़ा सा उससे ऊपर जाएंगे तो 2 से 20 है यहाँ पे। लेकिन आप फिर भी देखिए बाकी जो डार्क कलर है, इसका मतलब है कि यहाँ पर काफी ज्यादा है, और यहाँ पे सबसे कम है क्योंकि अर्धशुष्क क्षेत्र है, इसी वजह से पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है। तो इस सवाल के जवाब में हम अगर देखें तो यह स्टेटमेंट भी हमें पूरी तरह से, तीसरा वाला स्टेटमेंट भी सही मिलता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही मिल गया। और चौथा देखें तो व्यस्ततम जल मार्गों की बात की गई है। अब व्यस्ततम जल मार्ग बिल्कुल हमें दिखाई देता है। आप देखें तो यह जो रास्ता है यह दुनिया के व्यस्ततम जल मार्गों में से एक है। गल्फ ऑफ अदन से फिर आगे बढ़ते हुए रेड सी की तरफ हम जाएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब चारों ही स्टेटमेंट अगर सही हैं तो सही उत्तर क्या होगा, सभी चार, यानी कि डी। अगला देखें, भारतीय नौसेना ने हाल ही में अटलांटिक महासागर में गिनी की खाड़ी में अपनी दूसरी समुद्री डकैती रोधी गश्त पूरी की। इस मिशन में आईएनएस सुमेधा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी वजह से यह प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सागर और खाड़ी एक तरफ है और दूसरी तरफ अवस्थिति है। अब युग्मों को देखना है। गिनी की खाड़ी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर है। फिर कार्पेंटारिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है। फिर उसके बाद बेरिंग सागर प्रशांत महासागर का सबसे उत्तरी हिस्सा है या नहीं है। आपको बताना है कि कितने युग्म सम्मिलित हैं, 1 और 2, 1, 2 और 3, 1 और 3 और 2 और 3। चलिए अब इसमें देखते हैं। नक्शे पर सबसे पहले हम सबसे ऊपर की तरफ देखेंगे। गिनी की खाड़ी पहला है, तो अफ्रीका का पश्चिमी तट है कि नहीं है। ये देखिए गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनी, और ये अफ्रीका का कौन सा तट है, पश्चिमी तट है। तो पहला युग्म तो सही हो गया। दूसरा है कार्पेंटारिया की खाड़ी, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, हमें पहुंचना होगा ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में गल्फ ऑफ कार्पेंटारिया, यह भी सही है। दूसरा युग्म भी सही हो गया। अब यह देखना होगा कि तीसरा सही है कि नहीं है। तीसरे के लिए बेरिंग सागर प्रशांत महासागर का सबसे उत्तरी हिस्सा। चलिए देखते हैं बेरिंग सागर को। अब आप देखिए यहां पे है बेरिंग सी, ये है पैसिफिक ओशियन। अब आप देख लें तो सबसे उत्तर में, हमें उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे उत्तर में बेरिंग सी ही मिलेगा। उसके बाद तो कोई क्षेत्र है नहीं, फिर तो थल क्षेत्र आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेरिंग सी पैसिफिक ओशियन का सबसे उत्तरी हिस्सा है। तो तीसरा युग्म भी अगर हमारा सही है, तो तीनों ही युग्म अगर सही होते हैं तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में डोमिनिका ने दुनिया का पहला स्पर्म व्हेल रिजर्व बनाने की घोषणा की है। इस वजह से यह चर्चा में है। अब सवाल क्या है, डोमिनिका का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? उत्तरी प्रशांत महासागर से, दक्षिणी प्रशांत महासागर से, उत्तरी अटलांटिक महासागर से, या हिंद महासागर से? आपको उन चारों में बताना है कि सही उत्तर क्या है, किससे इसका संबंध है। आपको इसका जवाब जानने के लिए विश्व के मानचित्र में इस क्षेत्र तक पहुंचना होगा। अब इस क्षेत्र को हम जरा पास से देख लेते हैं। यह है क्या, कैरिबियन द्वीप समूह का क्षेत्र।
यहां पर एक आपको ग्रेट एंटिलीज दिखेंगे जो बड़े वाले द्वीप हैं कैरिबियन के, और एक है लेजर एंटिलीज यानी कि छोटे वाले द्वीप हैं। ये सारे कैरिबियन द्वीप समूह हैं। इसमें जो ग्रेट एंटिलीज में 4 बड़े हैं वो कौन से हैं? एक तो क्यूबा है, उसके बाद हिस्पैनियोला है, उसके बाद प्लूटोरिको है, उसके अलावा एक जमैका है। ये 4 सबसे बड़े द्वीप हैं यहाँ पे। अब जो हमने ढूंढना था वो द्वीप कहाँ पे है? डोमिनिका, इसी में है, कैरिबियन क्षेत्र में आता है। तो डोमिनिका कहाँ पे है? कैरिबियन क्षेत्र में है। और जिस ओशन की बात हो रही थी, अटलांटिक ओशन की, जो हमारे विकल्प में भी मौजूद दिखाई देता है, कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर, यानी कि सी सही जवाब हो गया। अब चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला सवाल। हाल ही में अर्जेंटीना में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जेवियर माइली ने जीत हासिल की है। इस वजह से यह प्रश्न बनता है कि अर्जेंटीना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उरुग्वे, पराग्वे और पराना यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। पंपास घास का मैदान और पैटागोनिया का पठार भी अर्जेंटीना में स्थित है। और तीसरा है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु अर्जेंटीना में है। अब हमें बताना है कि कितने कथन सही हैं। चलिए, केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। अब हम देखते हैं एक तरफ से, नदियों से ही शुरू करते हैं। उरुग्वे, पराग्वे और पराना, ये आपका अर्जेंटीना का क्षेत्र है। अब यहां पर आ जाइए, नदियों को हम देखते हैं। तो आप देख रहे हैं मैटो ग्रासो प्लाटेउ, यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है पराग्वे। और एक नदी निकलती है दूसरी तरफ से ब्राजीलियन हाईलैंड से, इसका नाम क्या है? पराना। और ये दोनों आगे जब मिल जाती हैं तो इसका नाम हो जाता है पराना, और आगे बढ़ जाती हैं। और फिर आगे एक और नदी ब्राजीलियन हाईलैंड से निकलती है, उरुग्वे, और ये भी जाके आगे आपस में मिलती हुई आपको दिखाई देंगी। ये तीनों नदियां आपको देखिए, तो ये कौन सा क्षेत्र है? ये आपका अर्जेंटीना का क्षेत्र है और यहाँ पे है, यानी कि हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो तो सही है। फिर देखिए, पंपास घास का मैदान और पेटागोनिया का पठार भी अर्जेंटीना में है। अब देखते हैं पंपास घास का मैदान और पेटागोनिया का पठार। आप ये देखिए, पंपास घास का मैदान आपको दिख गया। अब पेटागोनिया का पठार, ये पेटागोनिया डेजर्ट जो है, इसको पेटागोनिया का पठार भी बोलते हैं, दोनों नामों से यह जाना जाता है। तो ये दोनों भी अर्जेंटीना में मौजूद हैं। अब उसके बाद देखिए, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु केप हॉर्न अर्जेंटीना में है। अब देखते हैं केप हॉर्न अर्जेंटीना में है कि नहीं, और दक्षिणतम बिंदु है कि नहीं है। अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु आप देखेंगे, केप हॉर्न यहाँ पर आपको लिखा दिखाई देगा, बारीकी से लिखा हुआ है, दिख भी रहा होगा शायद। अब यह दक्षिणतम बिंदु तो है, लेकिन क्या अर्जेंटीना का है? तो नहीं, अर्जेंटीना का नहीं है। ये इसके बगल में है, दूसरे देश का। बताइए किस देश का है? अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो कमेंट करके बताइए। तो फिलहाल के लिए हमारा यह जो ऑप्शन है उसमें पहला और दूसरा तो हमें दिखता है कि सही है, लेकिन तीसरा नहीं दिखता है, क्योंकि अर्जेंटीना में नहीं है, किसी और देश में है। तो कितने कथन इसमें सही हैं? केवल 2। एक कथन इसमें सही नहीं है कि दक्षिणतम बिंदु अर्जेंटीना में केप हॉर्न है। केप हॉर्न तो है लेकिन अर्जेंटीना में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने तुवालू के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत जलवायु परिवर्तन से विस्थापित तुवालू के नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया में प्रवास की सुविधा दी जाएगी। अब इसी आधार पर यह प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए, जलवायु परिवर्तन का असर तुवालू पे हो रहा है, इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया में प्रवास की सुविधा उनके द्वारा मांगी जा रही है। अब जलवायु परिवर्तन का असर फिजी, तुवालू, किरिबाती, मार्शल द्वीप समूह, इन सब में पड़ रहा है। तो इसी वजह से ये सारे के सारे देखने के लिए एक बार चर्चा का विषय बनते हैं। आपको बताना है सही कूट का चयन करते हुए कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में कौन कौन से हैं। चलिए नक्शे में देखते हैं। उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे हम यहाँ पे देखेंगे मार्शल, किरिबाती, तुवालू और फिजी। मार्शल, किरिबाती, तुवालू और फिजी, यानी कि 4, 3, 2 और 1। अगर हम इस तरह से बढ़ें तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? 4, 3, 2 और 1, यानी कि ऑप्शन हो गया हमारा ए। अब यहां पे कुछ चीजें और देख लीजिए। आप ये देखिए, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के उत्तर में दिखता है हमें मार्शल। किरिबाती में आप देखेंगे कुछ हिस्सा किरिबाती का यहां पे है और अधिकतर हिस्सा
दक्षिण में है, तो दोनों तरफ, इक्वेटर के उत्तर में भी दक्षिण में, ज्यादा हिस्सा कहां पे है, दक्षिण की तरफ है। उसके अलावा तुवालू और फिजी ये पूरी तरह से इक्वेटर के दक्षिण में है। तो ये सारी चीजें भी पता रहेंगी। और ये है कहां पे, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में। अब देखिए अगला सवाल, हाल ही में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन अपेक इकोनॉमिक लीडर्स की 30वीं बैठक सैन फ्रांसिस्को में संपन्न हुई। इसी वजह से सवाल चर्चा में है कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन अपेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशिया प्रशांत क्षेत्र के 90 से अधिक देश इसके सदस्य हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि यह पूरे विश्व की लगभग 3/4 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा है कि भारत इस समूह का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। आपको बताना है उपयुक्त में से कितने कथन सही नहीं है, 1, 2, 3 या कोई भी नहीं। चलिए अब देखते हैं, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए स्टेटमेंट को देखिएगा। कितने कथन सही नहीं है, सभी 3 सही नहीं है या कोई भी नहीं, इस पे भी हमें गौर करना होगा। पहला स्टेटमेंट देखिए, एशिया प्रशांत क्षेत्र के 90 से अधिक देश। वर्ल्ड मैप में ये जो आप ग्रीन कलर में देख रहे हैं, स्पेशली जो थोड़ा डार्क ग्रीन में है, ये वो देश हैं जो कि एपेक के सदस्य हैं। और इनकी संख्या देखिए, यहां पर तो विकल्प में जो बात आती है प्रश्न में 90 से अधिक देश, लेकिन इनकी संख्या इतनी है नहीं, इनकी संख्या है 21 देश। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा है पूरे विश्व की लगभग 3/4 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। कैसे कर लेगा 3/4 आबादी का प्रतिनिधित्व? आप देखिए यहां पर अफ्रीका है, ये शामिल ही नहीं है, यूरोप शामिल ही नहीं दिखता है आपको। उसके अलावा इंडिया जो है देखिए वो भी अभी आपको नहीं दिख रहा है, अभी पॉसिबल फ्यूचर मेंबर हो सकता है लेकिन अभी है नहीं। इधर आप देखिए यहां भी एक बड़ा हिस्सा शामिल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यह दावा है 3/4 आबादी का प्रतिनिधित्व, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो 21 देश की बात मैं बता रहा हूँ और दूसरी तरफ यहाँ पे लगभग 38% पॉपुलेशन की आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। अब तीसरा है भारत इस समूह का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, तो नहीं है। भारत इसका पॉसिबल मेंबर हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन अभी नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। तो कितने कथन इसमें सही नहीं है ये पूछा है, कितने नंबर बताना है, 1, 2 या 3। तो सभी 3 इसमें सही नहीं है। इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। डी को मत कर दीजिएगा। कोई भी नहीं का मतलब कि कोई भी सही नहीं है, इसमें कुछ गलती हो सकती है। आप प्रश्न को पढ़िए एक सी सेट की तरह, कितने कथन सही नहीं है, तो आप बोलेंगे सभी 3 कथन सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल 2015 में पूछा जा चुका है। अगर आपकी नक्शे पर अच्छी पकड़ है तो सवाल आपके किस तरह से सही हो सकते हैं, इसका एक उदाहरण है। यह सवाल आया हुआ 2015 में, सेट ए का सवाल था, क्वेश्चन नंबर 77। दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? यहां पर देखिए इसने कैसे घुमा दिया है, सीधे सीधे नहीं लिखा है नहीं फैला है, फैला नहीं है ऐसे पूछ रहा है। नहीं को इसने बड़ा ध्यान देके लिखा है। सीरिया है, जॉर्डन है, लेबनान है या इजराइल है? किसकी बात हो रही है? भूमध्य सागर की। कहां का देश है? दक्षिण पश्चिमी एशिया का। चलिए देखते हैं दक्षिण पश्चिमी एशिया की तरफ। चलिए देखते हैं। तो दक्षिण पश्चिमी एशिया में आप देखेंगे तो ये आपका मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर है। आपको इजराइल दिखेगा, लेबनान दिखेगा, सीरिया दिखेगा, जो कि भूमध्य सागर से लगे हुए हैं। लेकिन जॉर्डन को आप देख लीजिए तो उसकी सीमा यहां तक है, ये कहीं से कहीं तक भी मेडिटेरियन सी से लगा हुआ नहीं दिखता है। तो सही उत्तर क्या हो गया हमारा? जॉर्डन, यानी कि उत्तर हो गया बी। अब हम देखते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न है, एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय शहर ब्रिस्बेन के निकट समुद्र में प्लास्टिक की बोतल में एक संदेश लिखकर और उसे सील करके समुद्र में प्रवाहित कर देता है। निम्नलिखित में से किस देश के तट पर इस संदेश को सबसे पहले प्राप्त किए जाने की सर्वाधिक संभावना है? देखिए यह भी एक लॉजिक के हिसाब से इसका जवाब निकलेगा। चिली, अर्जेंटीना, मैक्सिको या पापुआ न्यू गिनी? इस सवाल का जवाब आपको अगर जानकारी मिलती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, नहीं तो अगले सप्ताह हम इस पर डिस्कस भी करेंगे। अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।